दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र की परीक्षा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र तो अपने आप में किसी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा लेता है। लेकिन ऐसा वक्त भी आ जाए जब लोकतंत्र की परीक्षा चुनाव से जुड़ जाए और चुनाव के परिणाम यह तय करने लग जाएं कि दरअसल लोकतंत्र सच्चा है या झूठा है। उस लोकतंत्र को संभाले हुए संस्थान सच्चे हैं या झूठे हैं, और उस संसदीय लोकतंत्र का राग जो पूरी दुनिया में डंका बजाता है वह भी सही है या गलत है। यह परिस्थिति शायद आजादी के बाद पहली बार किसी दूसरे राज्य में नहीं बल्कि बिहार में आ चुकी है। बिहार में चुनाव होंगे और उस चुनाव के भीतर जब लोग वोट डालेंगे तो जरा कल्पना कीजिए, अभी से यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि वोट चोरी होती है। अभी से यह कयास लगने लगे हैं। चुनाव आयोग सत्ता के साथ खड़ा है। अभी से हर कोई सोचने लगा है जिसकी सत्ता है वह चुनाव हार सकता नहीं है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म उसी के लिए काम करता है। और शायद इसीलिए बीते दिनों लगभग 16-17 दिनों तक जो बिहार के हर जिले में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन वोट चोरी के नारों के साथ चलता चला गया, उसने शायद जमीन पर एक मैसेज खड़ा कर दिया कि अगर बिहार के चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो वह वोट चोरी से जीतेगी, और अगर हार जाती है तो एक झटके में न सिर्फ बिहार के भीतर बल्कि उसका असर दिल्ली तक पड़ेगा। तो फिर दिल्ली बेचैन है, दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई है। दिल्ली में ही 2 दिन पहले यानी 3 तारीख को कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसकी अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि संयोग से बिहार वो पहला चुनाव है जो इस देश में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े किए जाने के बाद इस सवाल को उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस देश में वोटर लिस्ट ही सत्ता के लिए तैयार करता है। तो अब जरा परिस्थिति को समझने की कोशिश की जाए। यह सवाल बंगाल में भी है, यह सवाल उत्तर प्रदेश में भी है। परीक्षा पहली उत्तर प्रदेश और बंगाल में नहीं, बिहार में होनी है। यानी बिहार के चुनाव परिणामों के साथ बंगाल और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों का भविष्य जो क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर है वह भी जुड़ चुका है क्या? और इन सबसे हटकर सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अगर बिहार के चुनाव के परिणाम विपक्ष के अनुकूल नहीं होते हैं तो क्या यह मुनादी पूरे देश में इसके बाद कर दी जाएगी कि अब किसी राज्य में कोई चुनाव विपक्ष जीत नहीं सकता है? क्योंकि बिहार में चुनाव अगर बीजेपी हारे, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की जोड़ी, सीधे कहें तो एनडीए, अगर चुनाव हारती है तो उसका असर जेडीयू या दूसरे छोटे राजनीतिक दलों से कहीं ज्यादा बीजेपी पर पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी के भीतर की हलचल बड़ी तेज और बड़ी तीखी हो चली है। उस हलचल का मतलब यह है कि जो भी कद्दावर नेता कल तक थे, जो भी इस दौर में अपनी चुनावी जीत को अपने कार्यों से जोड़ते हैं, जो भी सच संघ परिवार की विचारधारा का है, जो भी ट्रेनिंग बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर किसी के नेता बनने और आगे बढ़ने की रही है, इस दौर में कुछ भी मायने रखता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि इस दौर में दिल्ली में सत्ता संभाले हुए प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी है, जो आपको हर चुनाव में जीत दिला ही देगी। तो फिर आपकी क्या जरूरत, या फिर आपके बदले कल को कोई दूसरा होगा उसकी भी क्या जरूरत? वह तो दिल्ली तय करेगी किसकी कितनी जरूरत, और जिसकी जितनी कम जमीन पर पकड़ उसकी कहीं ज्यादा जरूरत। यह सवाल संघ के सामने भी है, और संघ के भीतर जो सवाल हैं उन सवालों का हश्र यह है कि इस दौर में बीजेपी का कोई अध्यक्ष चुना जाए या होगा या नहीं होगा, यह सवाल अब दूर की गोटी हो चली है। यानी इसका समाधान बिहार चुनाव से पहले निकल आएगा, कोई भी कहने को तैयार नहीं है कि हां ऐसा हो जाएगा। संघ अपने हिसाब से संगठन को चलाना चाहता है। संगठन और उसकी अगुवाई करने वाले नेता को
दिल्ली की राजनीतिक सत्ता चुनना चाहती है, यानी अपनी उंगलियों और अपने इशारे पर उससे काम कराना चाहती है, क्योंकि मकसद एक ही है, चुनाव जीतना। तभी तो राजनीतिक दल बना। और राजनीतिक दल अगर चुनाव हारने के लिए किसी अध्यक्ष को बना दे और संगठन उस हिसाब से काम करने लगे तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है? यह संदेश और यह टकराव बहुत साफ है, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है। अगर बीजेपी की सत्ता ना रहे, मोदी शाह ना रहे, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरा नेता आ जाए, तो क्या संघ पर जितने हमले विपक्ष कर रहा है उन हमलों से संघ बच जाएगा? संघ को तो खुले तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 20 केस अलग अलग राज्यों में, अलग अलग अदालतों में संघ को लेकर ही ठोके गए हैं। और शायद इसीलिए बिहार चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें स्वयंसेवकों की टीम, वो झारखंड की है, वो बंगाल की है, वो हरियाणा की है, वो मध्य प्रदेश की है, वो दिल्ली की है, वो महाराष्ट्र की है, हर की दिशा इस वक्त बिहार की दिशा में जा रही है। यानी वोट चोरी एक मैसेज है, चुनाव जीत जाएंगे यह भी एक तरीका है, लेकिन लोकतंत्र पर से भरोसा उठना नहीं चाहिए। तो चुनाव क्यों जीते? वोट चोरी से नहीं जीते। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लोगों के जहन में रेंग रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि दरअसल विपक्षी राजनीतिक दलों ने जो किया वो सही नहीं किया। इसीलिए वो तमाम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी से इससे पहले के हों, किसान मजदूरों के इससे पहले से हों, दिहाड़ी मजदूरों के इससे पहले से हों, इस देश के भीतर घटती आय को लेकर पहले से हों, बिहार के भीतर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, बिहार में किसी इंडस्ट्री के ना खुल पाने को लेकर हो, कोई मुद्दा काम करता नहीं है और कोई मुद्दा काम किया नहीं। लेकिन नया सवाल यह था कि दरअसल बीते 2-3 महीनों से जो हंगामा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके बनाया जा रहा था, उसकी राजनीतिक जमीन इतनी बड़ी और व्यापक होने लग गई कि बीजेपी को अब ऐसे मुद्दे चाहिए या उन मुद्दों के आसरे यह बताने की ताकत चाहिए कि देखिए यही वो मुद्दा था। आप कह सकते हैं कल जब बिहार बंद 5 घंटे का ऐलान किया गया, उस बिहार बंद के ऐलान के वक्त कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और खास तौर से महिला कार्यकर्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी गई इस आरोप के साथ जो बंद का ऐलान हुआ और खुद प्रधानमंत्री ने पहल की, तो दरअसल यह चुनाव जीत के बाद उस शॉक ऑब्जर्वर का काम करेंगे जहां पर जनता इस बात को समझ ही ना पाए कि दरअसल ऐसे भी मुद्दे थे जिन मुद्दों के आसरे लोगों ने अपने मत को बदल दिया और बीजेपी चुनाव जीत गई। क्या यह संभव है? संभव तो है, क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि दी जाती है तो औसतन इस देश के भीतर किसान सम्मान निधि सभी को नहीं मिलती है। 10 में से 4 गांव तक किसान सम्मान निधि पहुंचती है, 6 तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन 4 गांव का शोर इतना ज्यादा हो जाए कि 6 गांव की आवाज उसमें दब जाए तो फिर हर किसी को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। मुद्रा योजना इस देश के भीतर जितने करोड़ लोगों को बांट दी गई, अगर उतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया तो इस देश में बेरोजगारी होनी ही नहीं चाहिए। और इसीलिए बेरोजगारी की आवाज दबा दी जाती है या दब जाती है या उसको सामने आने ही नहीं दिया जाता है और कहा जाता है मुद्रा योजना के तहत इस देश के 1-2 नहीं बल्कि 38 करोड़ लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो फिर बचा कौन? और जो भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार लेकर आती है उसके दायरे में इस देश के अगर 5 किलो अनाज छोड़ भी दें तो 58 करोड़ 58 करोड़ लोग तो उससे लाभ पा रहे हैं। तो फिर बचा कौन? यानी बिहार के भीतर 8 करोड़ वोटर, उस 8 करोड़ वोटर में से ज्यादा बीजेपी को वोट मिलता है तो 1 करोड़, जो 1 करोड़ भी नहीं मिल पाता है। यह स्थिति बाकी राजनीतिक दलों की भी है। तो अगर 1 करोड़ वोट मिल रहे हैं बीजेपी को तो उसके बाद क्या मायने रखेगा? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते नहीं हैं। वो आरजेडी हो, वो जेडीयू हो, वो कांग्रेस हो, वो सीपीआईएमएल हो, वो कोई भी पार्टी हो XYZ, क्योंकि वहां पर
वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है और कमोवेश 50% लोग वोट डालते ही नहीं है, तो और काम आसान हो गया। यानी एक ऐसी परिस्थिति में चुनाव आकर ठहर सा गया जिसमें पहली बार बीजेपी सत्ता गंवाना नहीं चाहती है, चुनाव जीतने के बाद इस एहसास को बढ़ाना नहीं चाहती है कि यह वोट चोरी का चुनाव था, और इस परिस्थिति में विपक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए, लोगों के बीच घूमते हुए और जिन मुद्दों और जिस भीड़ के आसरे लगातार संदेश देता चला जा रहा था, हमें लगता है उसकी दो तस्वीरें बहुत साफ तौर पर नजर आती है। एक तस्वीर आप देखिएगा जिस समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी को लेकर बिहार की गलियों में घूम रहे थे, और दूसरी तस्वीर उसके साथ लगी हुई है कल जब बिहार बंद का ऐलान बीजेपी ने या एनडीए ने 5 घंटे के लिए किया, तो सड़क पर कितने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जिसमें जनता नहीं थी, और जनता से बदतमीजी भी की जा रही थी। कई जगहों पर आवाजाही रोकी जा रही थी, चाहे अस्पताल जाने वाला मरीज हो या दफ्तर जाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी इन दो तस्वीरों को देखकर एक छवि आपकी आंखों के सामने बहुत साफ तौर पर आएगी कि अब बिहार हारे तो सरकार गई, जीते तो वोट चोरी साबित हो जाएगी। शायद यह तस्वीर इस बात को बतला देती है। पूरा बिहार बंद रहेगा, बहनों के अपमान में पूरा बिहार बंद रहेगा, बहनों के अपमान में पूरा बिहार बंद रहेगा। इन दो तस्वीरों को देखते वक्त आप तो यही सोच रहे होंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत है, लोगों की भीड़ है, लेकिन यह वोट में तब्दील होगा नहीं। और दूसरी तरफ आप यह भी सोच रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन बंद तो कर रहा है प्रधानमंत्री की मां के नाम पर, लेकिन उन सब के बावजूद भी लोग नहीं जुट रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट मिल जाएंगे, क्योंकि एक मैकेनिज्म काम करता है, और उस मैकेनिज्म में चुनाव कैसे जीता जाए यह बीजेपी ही जानती है। अब इन दोनों तस्वीरों के बीच में आप खड़े होकर सोचना शुरू कीजिए। दरअसल बीजेपी के पास एक और हथियार है, वो आरएसएस का है। आरएसएस और बीजेपी में टकराव हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच वैचारिक टकराव हो सकते हैं, कौन अध्यक्ष होगा इसको लेकर टकराव हो सकते हैं, लेकिन क्या दोनों चाहेंगे कि बिहार की सत्ता हाथ से खिसक जाए? शायद नहीं चाहेंगे। इसीलिए संघ बड़े व्यापक तरीके से अपने स्वयंसेवकों की तैनाती बिहार में गांव-गांव में भेजकर कर रहा है, और वो सिर्फ बिहार में काम करने वाले स्वयंसेवक नहीं, बल्कि जिक्र हमने किया महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, झारखंड, तमाम जगहों से पहुंच रहे हैं। ये दरअसल बिहार के भीतर गांव-गांव जाकर जानते हैं कि कुछ वोटर कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ वोटर रूठ गए हैं। तो जो कंफ्यूज हैं उनको तो पटरी पर लाया जा चुका है या लाया जा सकता है, लेकिन जो रूठ गए हैं उनको कैसे लेकर आएंगे? तो उसका एक तरीका बहुत साफ तौर पर निकाला गया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सकता है आप उनसे मुलाकात कीजिए, उनके पूरे अंदर के आक्रोश को बाहर आने दीजिए, वो आपको जितना निशाने पर लेते हैं लेने दीजिए। यानी संघ का संयम स्वयंसेवकों के जरिए गांव-गांव जब घूमेगा, तो क्या वाकई वह एक ऐसे स्थिति को क्रिएट कर देगा जहां पर बीजेपी या एनडीए से रूठे हुए लोग झटके में बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे? और अगर खड़े नहीं भी होंगे तो भी यह मैसेज तो कन्वे हो जाएगा कि देखिए हमने काम किया और संघ की सहमति थी। यहां पर 2-3 सवाल और हैं। बिहार के भीतर इस वक्त जाति जनगणना जो नीतीश कुमार ने कराई, और जिस जाति जनगणना का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उसके समानांतर हिंदुत्व फिर से उभार पा सकता है? यह पहला सवाल स्वयंसेवकों के सामने है। दूसरा सवाल है कि एक वक्त लालू यादव के सत्ता जब थी, उस वक्त को जंगल राज के तौर पर जो डेफिनेशन दी गई,
और इस दौर में जो लगातार हत्याएं गड़बड़ियां हो रही थी उसको जंगल राज ना माना जाए, बल्कि नीतीश के सुशासन और गवर्नेंस के तौर तरीकों से जोड़ा जाए। क्या यह संभव हो पाएगा? जो लूट हुई बिहार के भीतर में और जो बिहार में मौजूदा वक्त में जरूरतें हैं, तो लूट से हटकर उन जरूरतों को उभारा जा सकता है जिन जरूरतों को सरकार की वेलफेयर स्कीम के जरिए पूरा किया जा रहा है। स्वयंसेवकों के सामने यह भी सवाल है। जो राहुल गांधी घूम रहे थे और जब वो तेजस्वी के साथ और लालू यादव के साथ नजर आते हैं तो इसमें दो सवाल बड़े हो जाते हैं, एक घुसपैठ का और एक मुस्लिम का। इन दोनों सवालों को उभार कर क्या कांग्रेस या राहुल गांधी जिस रास्ते पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अपनी छवि को सुधार रही थी उसमें डेंट किया जा सकता है इस मुस्लिम और घुसपैठ के शब्द के आसरे? स्वयंसेवक इस दिशा में भी बढ़ेंगे। यानी यह एक पूरी प्रक्रिया है जो स्वयंसेवकों के सामने मिशन के तौर पर बिहार में है। और दूसरी तरफ दूसरा सवाल बीजेपी के भीतर का है कि उसे कम से कम इस दौर में चुनाव के परिणाम जो उसके अनुकूल आएंगे, क्योंकि नेताओं के भीतर कुछ सवाल अब भी बिहार के अंदर को लेकर है कि दरअसल यहां की परिस्थितियां जितनी नाजुक आर्थिक और सामाजिक तौर पर है, उसमें नीतीश कुमार सरीखा व्यक्ति जो 2 दशकों से ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री है, उसी के कालखंड में अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों नहीं बदलना चाहिए? इस सवाल का जवाब कौन कैसे किस रूप में देगा? उसमें एक नया नाम प्रशांत किशोर का जुड़ता है। प्रशांत किशोर नई राजनीति के साथ उनकी एंट्री होती है। उस नई एंट्री के साथ उनके भीतर के जो सवाल हैं वह किसी भी शहरी मिजाज के लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे। ग्रामीण लोगों को इसलिए प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा के दौर की प्रक्रिया, बिंदेश्वरी दुबे, लालू यादव और राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार, इन सारी परिस्थितियों में उनके अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी अच्छी हो गई, आर्थिक तौर पर वो संपन्न हो गए, जो सत्ता से जुड़े परिवार थे उनको लाभालाभ मिला। सिर्फ जातियों का खेल ये हो गया कि जातियों को लेकर एक सहूलियत थानों में मिलने लग गई। जिस जाति की सत्ता होगी उस जाति से जुड़े लोगों को पुलिस कहीं परेशान नहीं करेगी। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर भी रही है। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर बिहार की पूरी राजनीति और सामाजिक परिक्षेत्र आकर खड़ा हो गया जो राजनीति को सामाजिक स्थितियों से जोड़ता है और सामाजिक परिस्थितियों को राजनीति का हिस्सा बना देता है। और शायद इसीलिए कल जब बंद हुआ तो उसमें जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिनकी आंखों से टप 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 आंसू तो नहीं गिर रहे थे लेकिन फिर भी वो गिराने की कोशिश कर रहे थे, और बंद का असर जो बेअसर था, ऐसे में दिलीप जायसवाल हो या तेजस्वी यादव हो, उन्होंने एक मैसेज अपने तौर पर जो देने की कोशिश की वो बहुत साफ था कि बीजेपी बिना प्रधानमंत्री के नाम और चेहरे के राजनीति बिहार में कर नहीं सकती है। और तेजस्वी ये मैसेज दे रहे हैं कि दरअसल बीजेपी की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है। सुनिए जरा। गठबंधन के मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को अब इस दुनिया में नहीं रही और जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, उनके माता जी को जिस तरह से अभद्र गाली उनके मंच से देने का काम किया गया और मंच पर सभी नेता मौजूद रहे। आज पूरा बिहार के एनडीए के कार्यकर्ता पूरे बिहार को 5 घंटा बंद का आह्वान किए थे। सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। लेकिन सवाल बिहार की अंदरूनी राजनीति का नहीं है, सवाल तो बिहार की अंदरूनी राजनीति और उससे होने वाले चुनाव और चुनाव के आसरे पहली बार भारत के संसदीय लोकतांत्रिक परिस्थितियों में चुनाव ही एकमात्र ऐसी स्थिति है
जिसके जरिए दुनिया यह कहती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि 8 करोड़ वोटर और पूरे देश में 100 करोड़ वोटर। अगर इस देश में बिहार के भीतर वोटर लिस्ट को लेकर जो सवाल अभी भी उठ रहे हैं, और ये सवाल 30 सितंबर तक उठेंगे, जिस दिन फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद क्या वाकई इंडिया गठबंधन या सीधे कहें आरजेडी इस हकीकत को समझ पाएगी कि उसने जो पूरा विरोध प्रदर्शन किया बिहार में एसआईआर को लेकर, उस विरोध प्रदर्शन का लाभ भी बीजेपी इस तर्ज पर तो नहीं उठा ले जाएगी, या चुनाव आयोग इस तर्ज पर तो नहीं उठा ले जाएगा कि वो कहेगा आपको विरोध करना था कर दिया, आप जनता के बीच जाना था चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट जाना था चले गए, सुप्रीम कोर्ट को जो दिशा निर्देश देनी थी दे दिया गया, उसके बावजूद तो चुनाव हम जीत गए। तो क्या ये वोटर लिस्ट की पूरी प्रक्रिया और वोटर लिस्ट के विरोध की पूरी प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच चुनाव जो हो रहा है वो सही है, ये मैसेज क्या बीजेपी देगी? और ये सही नहीं है, क्या इसके बाद ये मैसेज इंडिया गठबंधन इस स्थिति में आकर खड़ा हो सकता है जिसका जिक्र गाए बगाए तेजस्वी यादव कर रहे थे कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हो सकता है हमें बायकॉट करना पड़ जाए। तो शायद तेजस्वी यादव के लिए एक संदेश तो जाता है यहां पर कि अगर बीजेपी ने चुनाव आयोग के जरिए मैनेज कर लिया है तो आपने अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए उस चुनाव को लेजिटिमाइज कर दिया, उसको एक मान्यता दे डाली। अब आप क्या करेंगे? कोई बड़ा निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब दिल्ली से लोकसभा चुनाव बेंगलोर सेंट्रल के भीतर एक महादेवपुरा की जो सीट का पूरा आकलन किया था, वो मैसेज इस देश के भीतर चुनाव कराने वाली संस्था इलेक्शन कमीशन की उस भूमिका को लेकर था जिसके मातहत वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने का काम करती है। वो मैसेज बड़ा था। अब मैसेज बिहार में शिफ्ट हो गया और बिहार के चुनाव उस लोकतंत्र का परीक्षण केंद्र बन गए, यानी एक प्रयोगशाला के तौर पर बिहार का चुनाव अपने आप में इस देश के लिए महत्वपूर्ण हो गया। और यहां यह समझना भी होगा, सरकार के पास सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार के पास समूचा मीडिया है, सरकार के पास इस डेमोक्रेसी के तीनों स्तंभ हैं। वो अपने हिसाब से अगर बिहार के चुनाव को जीत रही है और ना जीत पाने की स्थिति वो बर्दाश्त अब नहीं कर सकती है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता डगमगाएगी, बीजेपी के भीतर बगावत का जो उफान है वो और तेज होगा, संघ के भीतर के जो सवाल हैं वो और तीखे होंगे, और एक झटके में मौजूदा वक्त में बीजेपी नहीं बल्कि मोदी शाह की जो ताकत पूरी बीजेपी को चला रही है और संघ को भी ऑक्सीजन दे रही है, उनके हाथ से एक झटके में वो सत्ता की ताकत निकल जाएगी और वो उसको अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहते हैं। यही तो वो परिस्थिति है जिस दायरे में ये चुनाव हो रहे हैं, और उस चुनाव के जरिए जिस राजनीतिक मैसेज को अब नवंबर के महीने में देश के सामने आना है, उससे इस देश के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को तय होना है। क्योंकि अगर वोट चोरी के माध्यम से ही चुनाव जीता गया तो फिर बंगाल क्या और उत्तर प्रदेश क्या, हर राज्य आपके हाथ में है, जिसे चाहेंगे जीतेंगे, जिसे चाहेंगे लोकतंत्र सही है ये कहने के लिए हार जाएंगे, एक पूरा मैनेज खेल चलेगा। और दूसरी तरफ ये परिस्थिति भी आ गई, अगर आप हारते हैं तो एक झटके में दिल्ली की पूरी राजनीति गड्डमगड्ड हो जाएगी और आपके खिलाफ जो परिस्थितियां पनप रही है उसमें अगला सवाल इस रूप में उभर कर सामने आ जाएगा कि गड़बड़ियां कर रहे थे अब शायद ठीक हो जाए। यानी बिहार चुनाव की प्रयोगशाला में दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में भारत का लोकतंत्र है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मोदी और शाह की सत्ता है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब के भीतर जो भी केमिकल है, ये दोनों जब तक मिलकर काम कर रहे हैं तब तक चुनाव परिणाम आपके सामने है। वो चुनाव परिणाम मुद्दों के आसरे उभरता है, ये टेस्ट ट्यूब के भीतर के केमिकल आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इससे हटकर जो प्रयोगशाला, जो जनता की प्रयोगशाला के भीतर चीजें तय होती हैं, क्या वो इतनी व्यापक हो सकती है कि एक झटके में बिहार के 8 करोड़ वोटरों में से 2 करोड़ वोटर एक झटके में विपक्ष के साथ जाकर खड़े हो जाएं और बीजेपी डगमगा जाए?
क्या यह संभव है? यानी एक जन बदलाव की परिस्थिति कैसे उभर कर आती है, यह बिहार में संभव है या नहीं है? खास तौर से उस राजनीतिक सत्ता को लेकर जो इससे पहले, नीतीश कुमार से पहले जिसकी सत्ता रही है, अब अगली पीढ़ी सामने आकर खड़ी है। और बिहार की इस पूरी लकीर के भीतर आपको तमाम राजनीतिक दलों के नेता किसी न किसी विरासत से जुड़े हुए नजर आएंगे, जो अपने इससे पहले की जो सत्ता जिनके पास थी, वो पिता हो, भाई हो, कोई हो, वहां से निकलकर आए हुए हैं। वो आप किसी का नाम ले सकते हैं, वो तेजस्वी यादव का नाम लीजिए, सम्राट चौधरी का नाम लीजिए, रामविलास पासवान जी के बेटे का नाम लीजिए, चिराग पासवान का नाम लीजिए। प्रशांत किशोर एक अलग लकीर जरूर खींच रहे हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर बिहार की उस बिसात को पलट पाने में सक्षम हो पाएंगे जिस बिसात पर जातियां रेंगती हैं, जिस बिसात पर हिंदुत्व के खोखले नारे रेंगते हैं, जिस बिसात के आश्रय जातियों का टकराव भी चलता है, और जिस समीकरण के आश्रय बिहार की गरीबी, बिना इंडस्ट्री के होना, आगे ना बढ़ पाने की प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें चल रही हैं। क्या वो पूरी बिसात पलटी जा सकती है या नहीं पलटी जा सकती है? तो आप यह भी कह सकते हैं शायद बिहार में इस बात का भी परीक्षण होना है, यानी इस प्रयोगशाला में एक हिस्सा वह भी है जो पारंपरिक राजनीति को धराशायी करने पर तुला हुआ है। आखिरी सवाल, क्या वाकई विपक्ष वोट चोरी के तरीकों को जिस तरह उठाते हुए बिहार की सड़कों पर चला, जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट की तैयारी हो रही है, और अब अगले महीने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो क्या मैसेज बहुत साफ है कि चुनाव कौन जीत रहा है? लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर है कि वह जीता हुआ चुनाव जनता को हराकर जीता जा रहा है, या वो जीता हुआ चुनाव वाकई मुद्दों के आश्रय टिका हुआ है? लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।